इससे पहले आपने साझेदारी आधारभूत सिद्धांत या साझेदारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंतर्गत लाभ हानि नियोजन खाता एवं साझेदार का पूंजी खाता, चालू खाता, अस्थायी विधि एवं परिवर्तनशील विधि से बनाना सीखा। आज हम साझेदार के प्रवेश पर चर्चा करेंगे कि साझेदारी अधिनियम की धारा साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 30 के अनुसार यदि सभी साझेदार किसी नए साझेदार के प्रवेश पर सहमत हैं तो ही उसको प्रवेश दिया जा सकता है। पर फिर से देखिएगा, साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 30 के अनुसार नए साझेदार को फर्म में तभी प्रवेश दिया जा सकता है जब सभी साझेदार उसके लिए सहमत हो। तो साझेदार के प्रवेश की क्यों आवश्यकता है? एक नए साझेदार के फर्म में प्रवेश की आवश्यकता पर अगर हम विचार करें तो इसको हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। अत्यधिक पूंजी, जैसे जो फर्म में विद्यमान साझेदार है, क्योंकि फर्म को चलाने के लिए पूंजी की आवश्यकता है, ठीक है, आप फर्म को बड़ा करना चाहते हैं, अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं, अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता है। तो यदि फर्म के जो विद्यमान साझेदार हैं फर्म की आवश्यक पूंजी को इकट्ठा करने में अक्षम है या समर्थ नहीं होते हैं, तो इस स्थिति में पुराने साझेदार को, नए साझेदार को प्रवेश दिया जा सकता है, ठीक है, या नए साझेदार के प्रवेश से साझेदार फर्म की पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है, ठीक है। अगला है अनुभवी एवं प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता। यदि फर्म को चलाने के लिए ऐसा महसूस किया जा रहा है कि अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता है या जो तकनीकी कार्य में दक्ष है उसकी आवश्यकता है, ठीक है, प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता है, तो इस दशा में भी नए साझेदार को या इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है, ठीक है। जैसे लेखांकन कार्य के लिए लेखांकन कार्य में दक्ष व्यक्ति या किसी सीए की आप नियुक्ति कर सकते हैं, ठीक है। मानव संसाधन प्रबंध के लिए मानव संसाधन प्रबंध में दक्ष व्यक्ति की आप नियुक्ति करते हैं। अगला है प्रभावशील व्यक्ति की प्रवेश की आवश्यकता। यदि यह लग रहा है कि किसी प्रभावशील या प्रसिद्ध व्यक्ति को प्रवेश देने से हमारे फर्म के लाभ बढ़ेंगे, तो इसलिए भी साझेदार के प्रवेश की आवश्यकता पड़ती है या इस स्थिति में भी साझेदार को प्रवेश, नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है, ठीक है। अगला है साझेदार के प्रवेश एवं मृत्यु पर। मान लीजिए साझेदार के अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु पर, जो पुराने साझेदार हैं, विद्यमान साझेदार हैं, उसमें से कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर लेता है, अवकाश ले लेता है, या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, तो इस स्थिति में भी साझेदार के प्रवेश की आवश्यकता महसूस की जाती है। साझेदार के अवकाश ग्रहण, अवकाश एवं मृत्यु। तो नए साझेदार को फर्म में प्रवेश देने का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिएगा, भविष्य के लाभों एवं संपत्ति में अधिकार। कहने का मतलब जब आप किसी नए साझेदार को प्रवेश देंगे तो भविष्य में जो भी लाभ हो रहे हैं उसमें उसका अधिकार होगा, उसका उसमें हिस्सा होगा या शेयर होगा, ठीक है। या जो फर्म की संपत्ति है उस संपत्ति में वह अपने पूंजी के बराबर हकदार होगा, ठीक। तो साझेदार के प्रवेश के समय कुछ समायोजन करने पड़ते हैं, कुछ समायोजन की गणना की आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन से समायोजन है? नए लाभ हानि विभाजक अनुपात की गणना, ठीक है। अगला है पुराने साझेदार के त्याग अनुपात की गणना, ख्याति के लेखांकन व्यवहार की गणना, ठीक है, संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन व्यवहार की गणना, साझेदार की पूंजी का समायोजन, अवितरित लाभ हानियों का समायोजन, ठीक है, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का समायोजन। तो इतने समायोजन आपको नए साझेदार के प्रवेश के समय करने पड़ते हैं, ठीक है। तो हम पहले की चर्चा करेंगे नए लाभ हानि विभाजन अनुपात की गणना, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
ठीक है। अब इसके अंतर्गत भी मान लीजिए कि आप नए लाभ हानि विभाजन की अनुपात की गणना आपको करनी है या किसी साझेदार को आपने प्रवेश दिया है, ठीक है। तो जो विद्यमान साझेदार हैं या पुराने साझेदार हैं उनको अपने कुछ हिस्से का त्याग करना पड़ता है, ठीक है। या जो नया साझेदार है वह अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से प्राप्त करता है। तो इसलिए जो पुराने साझेदार हैं, ठीक है, उनको अपने हिस्से का त्याग करना पड़ता है, ठीक है। तो इस स्थिति में नया अनुपात निकालने के लिए हम न्यू शेयर निकालने के लिए ओल्ड शेयर में से जो उनका त्याग अनुपात है या सेक्रीफाइड रेशियो है उसको हम घटा देंगे। न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइड शेयर, ठीक है। इस सूत्र से आप निकालेंगे नया अनुपात निकालने के लिए जो साझेदार के पुराने अनुपात है उसमें से उनके जो त्याग के हिस्से हैं उसको हम निकाल देंगे तो आपका नया अनुपात आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा नए लाभ हानि विभाजन अनुपात की गणना में जो पहली स्थिति है जब पुराने साझेदार शेष हिस्से को पुराने अनुपात में बांटते हैं। तो इस स्थिति में हम नया लाभ हानि विभाजन अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं उसको देखिएगा। मान लीजिए ए और बी साझेदार हैं, ठीक है, जो लाभ हानि को 5-3 में बांटते। कहने का मतलब इनका जो पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात है 5:3 है, ठीक है। और नया साझेदार सी को प्रवेश देते हैं जिसको हम 1/4 हिस्सा प्रदान करते हैं। 1/4 हिस्से के लिए उसे हम प्रवेश दे रहे हैं। तो देखिएगा, तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, जो पूरे फर्म का शेयर है, मान लीजिए पूरे फर्म का शेयर है, ठीक है, इसको हम मानते हैं 1। पूरे फर्म के शेयर को हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। और ये सी का हिस्सा है 1/4। तो ये हिस्सा कितना बचा, 1 - 1/4, ठीक है। माना या लेट टोटल शेयर ऑफ फर्म इज 1। इसको हम इधर करेंगे, इज 1। पूरे फर्म के शेयर को आपने क्या मान लिया, 1 मान लिया, ठीक है। तो रिमेनिंग शेयर या शेष हिस्सा, शेष शेयर क्या हो जाएगा, 1 में से आप जो नया साझेदार का हिस्सा है उस हिस्से को आप घटा देंगे। 1 में से आप 1/4 घटाएंगे तो 4 आप एलसीएम ले लीजिए। 4 एकम 4, 4 एकम 4 या 4 1 और 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका हो जाएगा 1 बराबर 3/4। यानी कि ये जो हिस्सा कितना है, 3/4 हिस्सा। अब जो 3/4 हिस्सा बचा है, इस 3/4 हिस्से को जो पुराने साझेदार हैं वह अपने पुराने अनुपात में ले लेंगे, ठीक है। तो ए न्यू शेयर बराबर 3/4 का इनका पुराना हिस्सा कितना था, 5, ए का 5 है, अब बटा अनुपाती योग 5 और 3 8, यानी कि 5 × 3 15 और 15/32, ठीक है। इसी तरह से आप बी का न्यू शेयर में डाल देंगे। शेष हिस्सा है आपका 3/4, तो 3/4 को ये अपने हिस्से में लेंगे। ए का शेयर कितना है, 3, अब बटा अनुपाती योग 3 और 5 8, 3 त्रिका 9/32। और सी का शेयर 1/4 हर समान करने के लिए आप उसको क्या करेंगे, ये 32 है तो 4 बट्ठे 32, 8 से ऊपर गुणा कर देंगे और 8 से नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो सी का नया शेयर हो जाएगा, ये 1/4 है
हर समान करने के लिए आपको 32 करना है, तो 8 से ऊपर गुणा और 8 से नीचे गुणा, तो सी का हो जाएगा 8/32। ठीक है, तो न्यू शेयर आपका कितना हो गया, ए का हो गया 15, बी का 9 और सी का 8, तो आपका न्यू शेयर हो जाएगा 15/8। ठीक है, तो इस तरह से आप न्यू शेयर की गणना करेंगे। देखिएगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो दूसरा प्रकार है, जब पुराने साझेदार शेष हिस्से को अपने द्वारा निश्चित अनुपात में बांटते हैं, तो इस कंडीशन में नया लाभ हानि विभाजन अनुपात हम कैसे निकालेंगे तीनों साझेदारों के मध्य। प्रश्न है आपका, ए और बी साझेदार हैं, ठीक है, जिनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है। ठीक है, सी नया साझेदार है जिसको 1/8 हिस्से के लिए फर्म में शामिल किया जाता है, तथा पुराने साझेदार ए और बी में जो नया लाभ हानि विभाजन अनुपात है वह 4:3 है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप कैसे निकालेंगे, फिर से आप वही चीज मानेंगे, पूरे फर्म के लाभ को आप क्या मान लेंगे, ए, ये पूरे फर्म का हिस्सा है, इसको आप मानेंगे ए। ठीक, और 1/8 हिस्सा आप सी को दे दिए, तो बचा हिस्सा कितना, 1 - 1/8 बराबर 7/8। ठीक है, तो देखिएगा माना फर्म का कुल लाभ 1, ठीक है, शेष लाभ 1 - 1/8। ठीक है, एलसीएम लेंगे 8 आएगा, 8 एकम 8 से 8 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को आप ऊपर मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे 1 आ जाएगा, ये आपका हो गया 7/8। कहने का मतलब है ये 7/8 हिस्सा बचा है, इसको जो पुराने साझेदार है इस हिस्से में लेंगे 4/3 में। ठीक है, तो नया अनुपात ए का हो जाएगा 7/8 का ये 4, ए का ही 4 बटे अनुपाती योग 7। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 7 से 7 कट जाएगा 4/8। ठीक, इसी तरह से आप बी का निकालेंगे, बी 7/8 भाग को बांटेगा, बी का नया अनुपात 3 अब बटे अनुपाती योग 7, ये हो गया 3/8। ठीक है, अब देखिएगा नया अनुपात आपका कितना हो गया, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर ए का है 4, बी का 3 और सी का 1, 4 3 7 8। ठीक है,